So yes, standard 10 again, welcome, and we are going to restart actually with our chapter of again geography. Is I think हमारे 3 तो हो गए सारे में से 111, if not sorry civics, and we are doing it from school from now, so of course. सो एवरीबडी माइट हैव बुक्स अप टिल नाउ, ठीक है, तुम्हारा बहुत कुछ हो भी गया होगा हर एक जगह. और सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, या नाउ लेट मी ब्रीफ यू अबाउट सम ऑफ द थिंग्स कि क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय this economic liberalization, globalization and privatization. ठीक है तुम्हारा. Okay, let's do one thing, not start with chapter number 16, let's start with chapter number 15. I do not remember if we have done it or not. कर लिया है हमने, राइट? I don't remember. Okay, let's start with 16 only, no worries. If not, we will do it then again. We will carry on. तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन नहीं किया हुआ है, बट स्टैंडर्ड 10th SS चैप्टर नंबर 16. इससे पहले का जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, चैप्टर नंबर 15. आई विल सी इफ वी हैव डन इट और नॉट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इकोनॉमिक. अब दोनों का इकोनॉमिक मतलब ऐसा नहीं कि दोनों इंटर रिलेटेड थे. इकोनॉमिक मीन्स सिंपली एन एक्टिविटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वर्क गिविंग यू मॉनिटरी बेनिफिट और मॉनिटरी रिवॉर्ड, ठीक है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं. इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एनजीओज करते हैं, उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और प्राइवेट जो स्कूल्स या डॉक्टर्स या सैलराइज्ड पर्सन, वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, privatization, liberalization, that is GPL. नाउ ये टर्म्स बहुत सिंपल थी. ग्लोबलाइजेशन मतलब भी तुमको पता है, लिबरलाइजेशन मतलब, और प्राइवेटाइजेशन मतलब आगे हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. या मैं ब्रीफ कर ही देती हूँ. जब भी हम ट्रेड एक्टिविटीज़ है या कोई भी एक्टिविटीज़ को एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड की उस तरफ लेकर जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हो या इंटरचेंजिंग ऑफ एनी कमोडिटीज़ हो या अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है. वो जब वर्ल्ड इज एट योर फिंगर, एट एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड, इफ़ यू आर वन, दैन इट विल बी नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ओके, उसके बाद जो चीज़ है वो है लिबरलाइजेशन. सो लिबरलाइजेशन क्या था कि बिफोर वन टाइम, देन व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, देयर वाज अ टाइम व्हेन एक्चुअली जो सारी चीज़ें हैं वो अंडरटेक कर, ड्यूरिंग दैट टाइम वॉट एवर द थिंग्स वर अंडरटेकन, मीन्स वॉट एवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज अंडरटेकन, इट विल एक्चुअली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कम्प्लीटली गवर्नेंस. मतलब कि जो भी तुमको अलाउ किया जाता था वर्क करना या जो भी सारी चीज़ें होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था, उनका शेयर होता था, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे.
बट लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि उनको हर एक सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी कुछ हद तक लिबर्टी दी गई कि तुम जो है वो वर्क को ऐसे अंडरटेक कर सकते हो या कुछ छूट छाट. लिबरलाइजेशन मीन्स सिंपली लिबर्टी. ओके. और थर्ड थिंग विच वॉज प्राइवेटाइजेशन, नॉट योर मेंशन इन योर टॉपिक बट प्राइवेटाइजेशन विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट किया है हमको वर्ल्ड वाइड. क्योंकि पहले जो अंडरटेकिंग्स थे वो 100% गवर्नमेंट थे और उसके बाद लिबरलाइजेशन के ड्यूरिंग पार्टली लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब पार्टली जो खुद की तरफ से वर्क करना हो तो कर सकते हो. बट प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि firm or a company or anything which is having their own control, forming their own rules and regulations, but considering that they are not actually harming any or actually breaching any kind of government norms or harming anybody in the society. ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ. So when India become independent, in 1947 our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5 years of plans, one after the other. Monetary policy, fiscal policy, and industrial policy have been announced for this. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. Hereby the government investigated the cause for the failures and determined to give new form to different economic policy in order to rectify the error done in the past. Okay. In the regard, in industrial policy of 1991, which was brought by actually Manmohan Singh, such economic reforms were implemented which could strengthen the economic development known as LPG or GP. इधर तुमको बता गया, पहले लिबरलाइजेशन हुआ, फिर प्राइवेटाइजेशन हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ. ओके, तुमको जैसे भी याद रखना. और LPG will be also same. Or actually LPG only, because firstly they will give you some kind of relief, then they will give you complete relief from government orders, and then there will be that you can export. Okay, तो LPG, liberalization, privatization, globalization. क्या बोला गया कि पहले जो प्लानिंग था उसमें जो प्लानिंग था उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए ये न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया कि जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए. सो 1991 में ये पॉलिसीज़ लाई गई. ये MCQ है. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब क्या? सो गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड द कंट्रोल imposed on private sectors and encourages the economic development. This is known as economic liberalization. Now, main economic reforms related to liberalization which were made in earlier period were as follow. So there was reservations for 18 industries. For the industries other than them, compulsion. Okay, wait a minute, let me brief you. What do you mean by liberalization? So then by the time of independence, there were certain restrictions and code of control or policies which were there, which must be followed by any person who is undertaking any kind of economic activity. Okay, without that he or she cannot work. So on private sector, the economical economical profit was actually hindrance, because जो भी आता था तुमको टैक्स और उसमें जाने देना पड़ेगा. So this is known as economic liberalization. Now main economic reforms related to liberalization which were जो है वो तुमको बताए गए हैं, क्या क्या किया गया, क्या क्या चेंजेस अंडरटेक किए गए. Okay, there was a reservation for 18 industries. For the industries other than the compulsion has to be taken by government permission to elimination. अब 18 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है कि जो ये भी अंडरटेकिंग्स जो करना चाहे वो कर सकती है, पर उसके अलावा की जो सारी इंडस्ट्री या सेक्टर्स है उनको कंपलसरी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े. ओके, सेकेंड क्या बोला गया है कि एरियाज अदर दैन द रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस,
मिनिस्ट्री वेर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स. जो ये रेलवे सेक्टर पूरा का पूरा है या एटॉमिक एनर्जी मतलब कि जो भी जो શસ્ત્ર ને બધું બને that all defense ministry જે પણ હોય એના સિવાયના બધા સેક્ટરને પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઓર પાર્ટલી પ્રાઇવેટાઇઝેશનમાં એન્ટર થવાની પરમિશન હતી. After that, what is said? The tradition of a compulsory registration for industries were cancelled. પહેલા કેવું હતું કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એને પોતાની જાતને ગવર્મેન્ટ સાથે રજીસ્ટર કરવી પડે, and which is of course there is it is not actually removed. Okay, whenever you form a company or anything, so you will link your Aadhaar card, PAN card or anything. So ultimately you are linking up your company, you are registering it with ROC, रजिस्टर ऑफिस. सो इट विल नोन बाय गवर्नमेंट. उनको पता ही होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो अभी वो लिबरलाइजेशन सिर्फ एक बोल सकते हैं कि कहने के लिए था. ओके, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं. तुम हाँ ये परमिशन तुमको नहीं लेनी पड़ेगी क्या हम स्टार्ट करें या ना करें. यू कैन इफ़ यू आर द इंडियन मार्केट इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट मार्केट. तुमको जब भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू करनी है तुम कर सकते हो, जब भी एग्जिट करना है तुम एग्जिट कर सकते हो. ओके, नाउ what is being said? Area हो गया, tradition. Okay, provisions to take government permission for the setting up of industry which do not cause pollutions and are not hazardous for environment were cancelled. अब कुछ ऐसे provisions गवर्नमेंट जो मैंने बोला कि हार्मफुल हो सकते हैं उसकी जो परमिशन लेनी पड़ेगी वो भी कैंसिल. अब जो चीज़ पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल चेंजेस नहीं हो रहे या जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही सोसाइटी में, तो फिर उसके लिए परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज भी परमिशन किसको लेनी पड़ेगी कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से क्लाइमेट को कोई चेंजेस आ सकते हैं और एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स माइट हैव टेक सम परमिशन. ओके, उसके बाद क्या बोला कि एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन क्या थे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच. ओके, हम ये लिख लेते एक बार, जो सारे पॉइंट्स हैं उसका हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं. जो भी सारे पॉइंट अभी हमने किए क्या बोला गया कि फर्स्ट थिंग जो है मिलिट्री इक्विपमेंट, द डिफेंस मिनिस्ट्री, वट एवर यू से, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट या डिफेंस मिनिस्ट्री, एटॉमिक सेक्टर एंड रेलवेज have no permission to get liberalization. After that, if there are sectors which are not causing any pollution, ठीक है, non polluting industries don't need to take and liberalization. They don't need to take permission. मतलब they are already permitted to work or to get into the market. और एक चीज़ हमने की क्या बोला गया कि जो 18 इंडस्ट्रीज है उसके अलावा सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन में 4 पॉइंट आ गए. नाउ लेट्स गो विद द एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ठीक है, अब प्राइवेट लिबरलाइजेशन चला गया तो एडवांटेजेस के अंदर हम पहले एडवांटेजेस करते हैं. तो एडवांटेजेस के अंदर पहला एडवांटेजेस क्या हुआ कि इंक्रीज, दैट इज increase in production.
इंक्रीज इन प्रोडक्शन मतलब कि जो भी क्वांटिटी तुम पहले प्रोड्यूस कर सकते थे, जो क्वांटिटी पहले प्रोड्यूस, सपोज कि पहले तुम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, अब तुम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो? 150 यूनिट्स। मतलब कि एग्जाम्पल के जो भी तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट ऑल ओवर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, जितना सप्लाई होगा वैसा ही प्रोडक्शन चाहिए होगा। अगर सप्लाई भी ज़्यादा होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगा, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट भी बढ़ेगा। Okay, because of the accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade. ओके अब क्या बोला गया है कि पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को लेने के बाद वर्ल्ड वाइड जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, मतलब पहले तुम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ इंडिया में सेल कर रहे थे, अब तुम इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट में भी सेल कर पाओगे, तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बढ़ेगा और इम्पोर्ट भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा, तो उनका जो भी प्रोडक्ट्स है वो तुम इम्पोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी जो है वो शायद इसलिए तभी फॉर्म हुई थी कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो बढ़ गया था। सो सेकेंड एडवांटेज क्या होगा? अगेन सेकेंड एडवांटेज विल बी सेम, दैट विल बी इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, और वी कैन से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो होगी इंक्रीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला गया कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट जो था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफकोर्स, क्योंकि तुम वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हो तो बाहर की करेंसी हमारे पास आएगी, हमारी करेंसी बाहर जाएगी। ठीक है, तो जो भी रिजर्व मीन्स पता है ना, रिजर्व्स एंड बैंक के अंदर होते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई के अंडर में ही आता है ये चीज कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट इज सिंपली दैट इफ $1 कॉस्ट 70 रुपीज, ठीक है, $1 इक्वल टू 70, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो द मोर डॉलर विल बी एडेड द रिजर्व बैलेंस विल बी इंक्रीजिंग। सिंपली वही बताया गया है। Then one more thing is being said. Fourth point says that internal infrastructural facility increased due to liberalization. Of course, जो भी not only, देखो ये दो चीज़ हमने लास्ट टाइम भी की थी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि बिजनेस, लेट्स टेक इट एज ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस है वो कोई भी कंपनी के अंदर है, कोई भी सोसाइटी के अंदर फॉर्म होता है, उस सोसाइटी के अंदर फॉर्म होने पर उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट जो है वो भी सोसाइटी में होता है, तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि नॉट ओनली टू इंक्रीज देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो टू प्रोमोट सोसाइटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर का सब कुछ क्या आता है? रेसिडेंस भी आता है, स्कूलिंग भी आता है, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, employment, everything should be there provided to people, society. So अब और एक चीज़ इंक्रीज होगी, वो और एक चीज़ क्या इंक्रीज होगी? इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। ओके, तो ये 4 एडवांटेजेस तुमको बताए गए हैं। क्या क्या है? पहला एडवांटेज ये कि जो भी तुम एक्टिविटी अंडरटेक करोगे उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकंड क्या बोला गया है कि वर्ल्ड ट्रेड, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या बोला गया था? आफ्टर इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, मतलब फॉरेन रिजर्व्स है वो भी बढ़ेंगे। आई होप, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस इन बोर्ड और नॉट, बट और फोर्थ चीज़ जो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। ओके,
एज सिंपल एज दैट। तो तुम कैसे भी करके इसको यू जस्ट नोट दिस थिंग्स डाउन और शॉर्ट पॉइंट करके लिख लेना तुम। ओके या सो आफ्टर दैट जैसे कि एडवांटेजेस होते हैं वैसे ही हमको बोले गए हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, लेट्स सी। ओके फर्स्ट डिसएडवांटेज जो हमको होगा वो इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। अब देखो मोनोपोलिक मार्केट क्या होता है कि वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें प्रिवेल करती है। आप वो नाનું એવું એક્ઝામ્પલ આપું ને ગુજરાતીમાં તો માર્કેટ મોનોપોલીનું તો એ છે ને રિક્ષાવાળા હોય હાવ તો તમે એક રિક્ષા સ્ટેન્ડ પર જાઓ ને નોટ મૂવિંગ રોડની રિક્ષાઝ નહીં અથવા એરિયા વાઇઝ કે રિક્ષા સ્ટેન્ડ પર જાઓ ને और रेलवे स्टेशन्सમાં ના ત્યારે તો બહુ થાય અને તમે કોઈને એમ કહો અથવા યુ ગો ટુ ધીસ ઇસ્કોન ઇફ यू हैव ट्रैवल्ड इन रिक्शाज समहाउ। तो जब हम बाहर से आए हो या एयरपोर्ट और कहीं से भी मीन्स इफ़ यू वांट टू कम या अर्ली मॉर्निंग में हम किसी को भी पूछोगे ना तो वो सब एक ही प्राइस बोलेंगे, कोई कम करने को लिए तैयार ही नहीं होगा। तो मार्केट मोनोपोली वैसे चलती है। तुम मार्केट में बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदने जाओ कभी कभी सीज़न में तो वो चीज़ यहाँ भी मिल रही होगी, यहाँ भी मिल रही होगी, यहाँ भी मिल रही होगी और पर कोई भाव करने के लिए तैयार नहीं है। एवरीबडी आर गेटिंग टुगेदर। तो तुम इतने सारी रिस्ट्रिक्शंस को अगर हटा भी दो तो भी तुम उन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाओगे। ओके तो ये पहला डिसएडवांटेज है। और तुमको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कौन से मोनोपोली पर चल रहा है। ठीक है तो इतने बड़े पॉपुलेशन के अंदर इतने बड़े इंडिया के अंदर हाउ विल यू डू सच थिंग्स। ठीक है ये बहुत ही कॉमन सी बात है। ओके उसके बाद क्या बोला गया है कि एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंडिया हैज़ रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड। ये तो पहले से चलता आया है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। यू हैव ओनली डेवलप्ड द इंडस्ट्री। सो पुअर एग्रीकल्चरल कंडीशन। सेकेंड क्या था, मार्केट मोनोपोली। Poor agricultural conditions, market monopoly. Then what is being said? Okay, there has been increase in disparity of income. Of course, difference मतलब सबको equal income distribution नहीं होता, unequal distribution of income. Unequal, sorry, not unequal. Unequal नॉट इनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और फिर क्या बोला गया है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट सॉरी एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट इंडिया हैज़ रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट फॉरेन डेब्ट विल इंक्रीज। ओके हाँ फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फॉरेन डेट बढ़ जाएगी। मतलब कि हमने जो भी देखो एक्सपोर्ट हमारा हो नहीं रहा, मतलब हमारा माल बाहर नहीं बिक रहा और बाहर का जो भी प्रोडक्शन है वो आ रहा है इधर, तो उधारी जो होगी उनकी वो हमसे बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स। सो देयर विल बी 4 advantages, 4 disadvantages as well as some points which will be amounting into liberalization. So again हम
रिपीट करें तो क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? तो सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस which were forming part of government or any kind of economic activities which were prevailing under the government and one have to follow such rules and regulations has been given liberty. मतलब कि उन सारी चीज़ों का रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया है. दैट विल बी नोन एज सिंपली लिबरलाइजेशन. बट सर्टेन इंडस्ट्रीज हैव ओनली बेनिफिट ऑफ देम. दैट इज 18 सेट इंडस्ट्रीज कैन हैव सच लिबरेशंस, नॉट ऑल इंडस्ट्रीज. Defense Ministry, atomic industry, the power, and the third one which was railways. Yes, railways. So certain industries which are actually profit making and which should not be in private sector has also forming part of government sector. ठीक है. उसके बाद जो advantages बताए गए वो 4 हमने किए कि that is increase in production due to liberalization, increase in world trade, that is globalization, and foreign exchange reserve management will also get increased, and due to all such things increased profits will increase, and there will be certain social responsibilities CRM which have to be followed by any kind of industries which are making profit. So infrastructural facility will also get increased. Simultaneously with some of these advantages, there will be disadvantages of liberalization will be known as, of course, market monopoly. The monopolistic market actually means the consumers are king of the market, but here the seller will be the king of market because everybody will together make one single aim. Second thing, production due to industrial facilities and hike which was liberalization of hike which was given to industrial sector, the agricultural sector will again remain poor and backward only. There will be no chance. India is 60% agricultural country. After that, unequal distribution of income will also increase because some industries which were given liberalization will actually make huge profit and distribute among themselves only. Whereas the sectors or industries or the people who are undertaking economic activity but which are not allowed to work under liberalization policy will again not make as much profit as such industries which are allowed. So income inequality will increase, of course, and last thing which was foreign debt will increase because अगर हम import कर रहे हैं पर हम export नहीं कर पा रहे तो जो भी foreign debt होगी वो हम पर बढ़ जाएगी. Yes or no? Simply इतनी चीज़ें तुमको याद रखनी है. Let's move forward towards the privatization. So what do you mean by privatization? The privatization simply means that the process in which ownership and management of industrial unit, ownership and management दोनों क्यों बोला गया मैं बताती हूँ, undertaken under the state control is handed over to the transfer to private sector is called private. अब देखो क्या होता है पता है? Let's do here. What do you mean by privatization? एक होता है ownership, एक होता है possession. एक होता है ownership, एक होता है possession. तो जब लिबरलाइजेशन किया जाता है तो जो ओनरशिप होती है वो तो ट्रांसफर कर दी जाती है, पर जो पोजेशन होता है वो तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, वो पार्शली. मतलब कि तुमको कंप्लीटली तुम अपने आप काम नहीं कर सकते, तुमको कुछ तो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने पड़े. चाहे पोजेशन मतलब किस चीज़ का पोजेशन, तो इंडस्ट्रियल यूनिट का पोजेशन. सपोज कि तुम्हारी फैक्ट्री अहमदाबाद में तुम्हारी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है वो पार्टली अलाउड है, तो वो फैक्ट्री की ओनरशिप तुम्हारी होगी, पर वो फैक्ट्री का पोजीशन तुम्हारा होगा, पर उसका मैनेजमेंट जो होगा उसकी पोजीशन तुम्हारे पास होगी, पर ओनरशिप तुम्हारे पास नहीं होगी. ओनरशिप किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी. बट जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो ओनरशिप एंड पोजीशन बोथ द थिंग ऑफ यूनिट एज वेल एज मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें जो है वो ओनर को हैंड ओवर की जाती है. मतलब कि गवर्नमेंट का हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा. अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो या जिससे सोसाइटी को नुकसान
कोई भी टाइप का हार्म होने वाला है, only those things will be under the forming part of government. So ownership and possession of industrial unit as well as of management are being handed over to the owner or the person who is undertaking economic activity will be known as privatization. Okay, now methods. What do you mean by methods? उसका क्या होता है? तो फर्स्टली दोज एरिया विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. सी, पहले ऐसा था कि कुछ चीजें थी जो कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी, बट अब कुछ चीजें हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आ सकती है. Similarly, whatever was there being ruled over by government, now they can be ruled over by private sectors also. Okay. Status keeps the ownership of the state keeps the ownership of state owned company under its control and gives a charge to the management to the private companies, and state keeps management under its own hands and gives ownership to the private company. Similarly, जो मैंने पहले तुमको बोली वही चीज़ है ओनरशिप और possession की. Advantages of privatization, disadvantages of privatization. Let's do again. So advantages of privatization क्या होंगे, disadvantages of privatization क्या होंगे? Let's see. Advantages of privatization. First, it is being said that there is an increase in number of production of unit in industrial sector. Again same चीज़ हमने बोला था कि यूनिट वाइज प्रोडक्शन बढ़ेगा. सेकेंड क्या बोला गया है? प्रोडक्शन. अब देखो ये चीज़ क्यों कॉमन आ रही है पता है कि कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो होता है उसमें तुमको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि तुम सेल इतना ही कर सकते हो या सीज़न में तुम इतना ही क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हो. अगर तुम उससे ज़्यादा डिमांड है फिर भी तुम नहीं कर सकते. ओके. सिंपली सेकेंड चीज़ तुमको क्या बोली गई है कि प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. अब जो भी कंज्यूमेबल, जैसे कि अब एग्जांपल हम ले कि मिल्क है, मिल्क का तो जनरली ऐसा नहीं है अभी, बट एग्जांपल ले लो वैसे ही कोई कंज्यूमेबल चीज़ है, खाने की चीज़ या मेडिसिन है. तो जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था तो गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शंस रखा था कि सपोज कि तुम 100 पैकेट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हो. एग्जांपल कि तुम्हारा सपोज XYZ एरिया है उसमें 100 पैकेट्स ही तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, तो प्रोड्यूस ही 100 करेंगे तो बेचेंगे भी 100 ही. ऑफकोर्स उसमें भी कभी कभी कुछ तो वेस्ट होता है. अब चाहे डिमांड भले 200 पैकेट्स की हो पर तुम सिर्फ 100 ही बेच सकते हो. ठीक है. अब क्या हो गया है कि अब तुमको कंज्यूमेबल्स के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन आ गया है. मतलब जो इंसान चाहे उतना प्रोड्यूस करे, उसका जितना डिमांड उतना सेल. यस और नो? जितना डिमांड होगा, अब डिमांड ये तुमको आई होप यू रिमेंबर कि वो वाला फ्लक्चुएशन पता होना चाहिए. देखो दो इलास्टिसिटी, इनकम, इन इलास्टिक इनकम का रीजंस जो होता है वो इसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा. व्हेन प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, तीन चीज़ें होती है. ओके, आई डोंट नो इफ दिस कुड फोकस इट और नॉट, बट नहीं होगा, मैं बाद में. सी देयर इज प्राइस. फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस, सेकेंड फैक्टर इज डिमांड, थर्ड फैक्टर इज सप्लाई. अब तुमको ये बहुत अच्छे से पता चलेगा आगे, इफ व्हाटएवर यू आर गोइंग टू टेक, इफ कॉमर्स, देन वो होगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स के अंदर. तो जब प्राइस बढ़ती है और यहाँ पे जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई को हम कांस्टेंट रखेंगे कि कांस्टेंट मतलब लेट्स से 100 यूनिट्स. अगर 100 यूनिट्स की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है. प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, ज्यादा लोग परचेज नहीं करते. बट साइमल्टेनियसली जब डिमांड राइज होती है, अब उल्टा देखो, जब प्राइस कम होगी तो क्या होगा? डिमांड राइज होगी ऑफ कोर्स. और तुम उल्टे भी कर सकते कि जब डिमांड राइज होगी
यहाँ पे प्राइस राइज होती है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड अराइज होती है। वैसे ही डिमांड कम होगी, ठीक है, और सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम होगी। डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम होगी, और डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो प्राइस ज्यादा होगी। अगेन हम जब फिजिकली मिलेंगे तो भी हम ये कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम लगने वाला है कि अगर डिमांड ज्यादा तो प्राइस कम, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। अकॉर्डिंगली सप्लाई बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि मार्केट में किसी चीज की डिमांड है। सपोज कि हम सबको इफ एग्जांपल हाइड एंड सीक वी ऑल लाइक, तो हाइड एंड सीक की डिमांड है, तुम दुकान पे जाते हो, दुकान पे सिर्फ 2 ही पैकेट है, तुमको दोनों चाहिए और वो 40 रुपीज बोलेगा, 40 रुपीज का जनरली आता है और वो 50 रुपीज बोलेगा और तुमको चाहिए ही चाहिए, तो तुम दे दोगे कि नहीं? साइमल्टेनियसली सेम थिंग वर्क्स हियर आल्सो। सो इसमें क्या बोला गया है, प्रोडक्शन हैज बीन वेरी वी working capacity of public sector has improved due to privatization of public sectors. Okay, वर्किंग कैपेसिटी ऑफकोर्स बढ़ ही जाती है, उनको जैसे जो करना है उसमें परमिशन दी जाए तो। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल अमाउंट टू इकोनॉमिक पावर द सेंट्रल हैज़ एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिकॉज ऑफ विच इविल ऑफ मोनोपोली हैज़ इंक्रीज। अब देखो सिंपल है, इकोनॉमिक पावर है सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्यों बोला गया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, अब रिक्शा का ही बोला तुमको, जो प्राइवेटली काम कर रही है उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट की वजह से सारी इंडस्ट्रीज है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लिमिटेड रख पाती थी। ऐसा नहीं था कि उनको जितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो उतना रख सके, पर अब ऐसा नहीं रहा। अब चाहे प्राइस डिमांड या कुछ भी अराइज हो, फिर भी जो भी मार्केट मोनोपोली है वो बढ़ी गई है। मतलब तुम अगर भोपाल ही एग्जाम्पल ले लो, तुम भोपाल में कहीं भी बॉटल्स लेने जाते हो, सिंपली अगर हम एग्जाम्पल ले कि हम बॉटल लेने जाते हैं तो हम सारे स्टॉल्स में ही जाएंगे, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू मॉल और समवेयर, तो वहाँ पे सभी को पता है कि एक टाइप की बॉटल नई नई मार्केट में आई है, वो सभी दुकानों के पास होगी। तो सभी लोग ने एक मोनोपोली कर ली कि हम इसको डिस्काउंट पे देंगे ही नहीं, हम सब एक ही प्राइस रखेंगे। तो तुम क्या करोगे? तुम यू आर कंपेल्ड टू टेक एंड परचेज एट दैट प्राइस ओनली। तो प्राइवेट, और वो तुम गवर्नमेंट को जाके नहीं बोल सकते कि हमको ये प्राइस पे दे रहे आप कुछ करो, नहीं। तो ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। ओके मैंने ऐसे ही तुमको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा हुआ। फिर से हम पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या, इकोनॉमिक पावर है सेंट्रल बिकॉज ऑफ, ओके ना कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब क्या कि जो गृह उद्योग जो આપણે કહીએ have not developed popularly due to privatization. Only large industries has been benefited. Of course જે ઘરે આપણે એટલે જ કહીએ vocal for local. If you know after this make in India thing and specifically boycott of China जब से आया है तब से we are saying कि be vocal for local kind of thing, कि जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री है, गृह उद्योग है, वी आर बाइंग मैनी थिंग्स लाइक, ठीक है, तुम खाने पीने की चीज़ें, नाश्ता, ये सब लेते हैं, तो वो ट्राई करो कि तुम अपने लोकल वेंडर्स से या આવી રીતે જેટલા પણ ગૃહ ઉદ્યોગ એની પાસેથી લ્યો। बिकॉज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, नेस्ले इज वन ऑफ द ह्यूज फूड इंडस्ट्रीज बट इट इज़ नॉट इंडिया बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट। तो ऐसी बहुत सारी हैंडलूम इंडस्ट्रीज से लेकर बहुत कुछ होगा कि जो हमको अवेलेबल तो है पर हम उनका यूज़ नहीं करते, सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ही इसका फ़ायदा हुआ है, तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो बी वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री को इतनी सारी छूट छाट मिल गई, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगे, प्रॉफिट बढ़ाने लगे और डिस्काउंट भी दे सकते हैं, पर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती गृह उद्योग को। नाउ प्राइजेस हैव बीन रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, दिस हैज़ लेड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। तो अब ऑफकोर्स प्राइजेस पे कोई कंट्रोल क्यों नहीं है कि पहले गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स के अंदर जो भी सारी चीज़ें आती है तो उसमें बोला जाता है कि यू डू वन थिंग, कि सपोज कि कोई भी, चाहे वो कितने मेडिसिन में ये सबसे ज़्यादा होता है कि मेडिसिन तो ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ चीज़ों, कुछ मेडिकल स्टोर्स में
तुम लेने जाओगे तो कंपनी इतनी सारी बनाती है, सिप्ला एंड दिस एंड दैट, जाइडस, तो वो लोग ने बहुत हाई प्राइस रखी होगी, ठीक है। जो टैबलेट शायद तुमको जेनरिक में 100 रुपीज़ की मिल जाएगी, वो वहाँ पे नॉर्मली 300 to 400 की भी हो सकती है। और प्राइवेटाइजेशन की वजह से, ये तो मेडिसिन का एग्जाम्पल था, हम कोई भी और एग्जाम्पल ले तो प्राइवेट लोगों को प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम इतनी प्राइस रखो, इसकी इतनी होनी चाहिए। उनको जितनी रखनी हो वो उतनी रखे, चाहे जो भी क्वालिटी वो दे, ठीक है, और उनका वो उसमें सेल भी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। So these all were disadvantages of privatization. Let's repeat it quickly. What do you mean by privatization? So simply the control as well as control of management, ownership and possession of management as well as unit. Both the things are being handed over to the owner. That will be privatization. There will be no code of conduct of government. The rules and regulations or policies which are forming part of any kind of industrial policy will be completely in hands of management of the private company. Now what will be the due advantages? So first advantages, as we have done, that the production and the unit production will get increased. There will be increase in कैपिटल एज वेल एज सम कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ की पहले हमको 100 मिल्क के पैकेट्स मिलते थे, अब 200 मिलेंगे, अगर हमको ज़रूरत होगी तो हमको ज़्यादा मिल जाएंगे। अब पब्लिक सेक्टर की जो भी वर्किंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग एंटर करेंगे, बहुत सारे लोग मार्केट इकोनॉमी में एंटर करेंगे। और साइमल्टेनियसली उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो इकोनॉमिक पावर जो है वो सेंट्रल के हाथ से चला जाके उसके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट मोनोपोली क्रिएट होगी। तुमको सारी चीज़ें जो है वो अंडर मार्केट मोनोपोली ही लेनी पड़ेगी। जो भी गृह उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज, स्मॉल वेंडर्स, स्मॉल स्केल सेलर्स जो होंगे उनको बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग इन बल्क कैन एक्चुअली have huge share, 70% of 75% of market share will be in their own hands only. और lastly क्या बोला गया कि as there is no control over the prices, price can increase rapidly। और अब तो गवर्नमेंट भी ऐसे हो गई कि गवर्नमेंट भी बढ़ाती ही जा रही है। हम प्राइवेट सेक्टर की क्या बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ से भी वो चीज़ें जो है वो खो भी नहीं कर रहे। ओके, सो थर्ड थिंग लेट्स सी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। What do you mean by globalization? This will be our last topic, फिर हम नेक्स्ट उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी लेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? सिंपली हमने दो चीज़ें कर ली अब तक, लिबरलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया। और जो अगर हमने 15 चैप्टर नहीं भी किया तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफकोर्स हमने कर लिया, येस आई डू रिमेंबर नाउ, कि हमने किया था कि जब भी कंट्री जो होती है वो पहले डेवलपिंग होती है, फिर वो डेवलप्ड हो जाती है, और एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर कुछ भी नए चेंजेस आते हैं या उसके अंदर कुछ नए डेवलपिंग स्टेप्स देखे जाते हैं तो उसे ग्रोथ कहा जाता है। येस और नो? हाँ, वी हैव डन दैट। सो ग्लोबलाइजेशन भी एक ऐसा स्टेप है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर भले वो डेवलप्ड थी, ये चेंजेस आए विच एक्चुअली फॉर्म अ पार्ट ऑफ, वो कहता है ना, दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और एट योर फिंगर, पूरा वर्ल्ड एट योर फिंगर और एनीथिंग। सो नाउ फ्रॉम, और ये सबसे ज़्यादा ये कौन लाया, सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री थी कि जिसने ग्लोबलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया, पता है? वो ऑफकोर्स टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट या टेलीकम्युनिकेशन या फ़ोन सर्विसेज जो हमको कनेक्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, सबसे पहले ये चीज़ ट्रैवल हुई। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हैज़ ब्रॉट दिस। So let's start. Globalization is a process of connecting one country's economy with the world economy, as a result of which flow of goods, services, technology and labor is easily available in the world. Simply आप सबको पता है globalization is getting into a world market. Okay, following improvements have been taking place during the globalization. Obstacles of the trade between the nations have been removed. Such a conditions has been created so that the capital exchange can easily take place between one nation and another nation. अब सिंपली कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं या क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की गई है ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन। सो फर्स्ट की जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे फ्रॉम 2 नेशंस, मतलब ऑफकोर्स कि यहाँ से यहाँ ये चीज़ नहीं जा सकती, या तुम फॉरेन मार्केट की चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं ला सकते हो, जैसे कि अभी हम बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली एनी
thing which is being manufactured at another country can be sold at a different country, as well as it can be advertised in another country. Second thing which was done was such condition has been created so that a capital exchange can be easily take place between. capital exchange क्या होता है कि capital मतलब हमने वो किया, तुम लोग 9th में किया था, 10th आई डोंट रिमेंबर, अगर नहीं किया होगा तो इस बार आएगा. लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दिस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम बोलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसा बोला जा रहा है अभी कि बहुत सारे फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी चाइना के अंदर है, पर अब वो इंडिया में शिफ्ट होने वाले हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैपिटल. इंडिया के पास कैपिटल क्रिएट होगी. किसकी कैपिटल क्रिएट होगी? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की. पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स जो भी एक्सपोर्ट के लिए जो भी कंपनी ग्रांट लेती है वो 100% पब्लिक, अरे 100% प्राइवेट नहीं हो सकती. देयर मस्ट बी सम शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व. सो ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ द एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिमूव्ड. जो टेक्नोलॉजी जापान के पास थी वो शायद आज अमेरिका के पास है, और जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी वो आज इंडिया के पास है. तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर्स पहले हमारे पास नहीं थे, या बहुत सारे गैजेट्स जो अभी आते हैं वो हमारे पास नहीं थे, पर अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है. तो सिंपली चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो सारे ट्रेडिशनल मेथड से हम पहले वर्क करते थे, अब हमको उन मेथड से वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स लेबर्स मतलब नॉट ओनली कि लेबर मार्केट ओनली, तुम जो जिनका है, जिनको फॉरेन जाना है, सपना है जिनका फॉरेन जाने का, तो यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ लेबर के हु विल वर्क जो स्टडी हम एक जगह करते हैं और हम जो भी जॉब या उन सब चीज़ों के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ लेबर. ओके. तो ये सारे एडवांटेजेस जो है वो मिल सकते हैं. और इफेक्ट क्या होगी इसकी? सॉरी, एडवांटेजेस नहीं, दैट इज ऑल अ मीनिंग ऑफ ग्लोबल मार्केट. अब उसकी इफेक्ट क्या होगी? सो मिक्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी. मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर एज वेल देयर फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो. व्हाट दे विल बी एडवांटेजेस. तो अब एडवांटेजेस में क्या है हम लिखेंगे. पहला एडवांटेज क्या बोला गया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनी कंपनी हु आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज. जैसे कि बहुत बड़ा शेयर होता है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, या कोई भी जो भी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में मर्ज हुई है, इंडिया का ओरिजिन है, फॉरेन मिनिस्ट्री डायरेक्टली उसके अंदर खुद का शेयर्स रख सकते हैं और खुद अपने कंट्रोल भी रख सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो वहाँ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या बहुत सारे चेंजेस का बेनिफिट मिलेगा. बिकॉज किसी को भी ये नहीं किसी का भी ये मोटिव नहीं होगा कि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी फ्लॉप हो. रेदर देन दैट दे विल ऑलवेज थिंक कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो. So good produced in the developed country can easily be obtained due to globalization. ठीक है. अब इंडिया जो है वो डेवलपिंग है, ठीक है, वो डेवलप्ड नहीं है, बट अमेरिकन इकोनॉमी को हम डेवलप बोल सकते हैं. तो फिनिश गुड, FD मीन्स फिनिश गुड्स, जो क्लोथ्स है या कोई गैजेट्स है, या अभी MI तो बहुत आया है, तो चाइनीज फोन है, तो जो भी फिनिश गुड फॉरेन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं, वहाँ पे बने हैं, वहाँ पे उनका सेलिंग हो रहा है, वो अब दूसरी अलग अलग कंट्री में भी अवेल हो सकते हैं. स्पेसिफिकली हम इसका एग्जांपल चॉकलेट्स भी ले सकते हैं. बेल्जियम चॉकलेट्स आर फेमस, देन चॉकलेट्स कम फ्रॉम फॉरेन मेनी डिफरेंट प्लेसेस, अमेरिकन और XYZ सारी फेमस है. तो ऐसा नहीं है कि अब वो इंडिया में नहीं मिलती. पहले इंडिया में नहीं मिलती थी, अभी पहले फॉरेन से ही लानी पड़ती थी, पर अब इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. तो दिस ऑल विल बी कॉल्ड फिनिश गुड्स. सो वन कंट्रीज फिनिश गुड आर नाउ अवेलेबल इन द अनदर country as well. Developing countries like India can withstand competition in international level due to globalization. अब और क्या बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उसके अंदर बहुत सारी कंपटीशन है, और इंटरनेशनल लेवल में भी अगर कंपटीशन होगी तो इंडिया काफ़ी हद तक वो खरा उतरेगा. बिकॉज कुछ चीज़ों में तो सिर्फ इंडिया ही आगे है. जैसे कि हम
एग्रीकल्चर में आगे है, तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में क्या मतलब क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेशंस, स्पाइसेस में इंडिया आगे है। तो इन सारी चीज़ों में अगर वर्ल्ड ट्रेड करना पड़े, मतलब कि इन सारी चीज़ों को अगर एक्सपोर्ट करना पड़े, तो इंडिया में वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हाई पोटेंशियल इन ग्लोबल मार्केट, हाई पोटेंशियल इन ग्लोबल मार्केट, इंडिया का फ्यूचर अगर वो ग्लोबली कुछ ट्रेड करते हैं तो वो बहुत बड़ा है। इंडिया बहुत सारी ऐसी चीजें, हैंडलूम, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम चीजें जो है, जो हम स्पेसिफिकली देसी हम चीजें बोलते हैं या प्रिंट्स बोलते हैं, या बहुत सारी ऐसी हैंडलूम चीजें हैं कि जिसकी वजह से जो फॉरेन के लोग हैं वो इस इन चीज़ों के लिए पागल है, और वो बहुत ज़्यादा क्लोथिंग में सबसे ज़्यादा क्लोथ्स, इंडियन क्लोथ्स और इंडियन वीविंग और खादी, खादी इज़ द मोस्ट डिमांडिंग क्लोथ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर इंडिया ग्लोबल मार्केट के प्लेटफॉर्म पर लाए तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। साइमल्टेनियसली लेट्स गो टू द डिसएडवांटेजेस। जैसे कि एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अटेंड इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, हमने क्या सोचा था कि अगर इंडिया ग्लोबल मार्केट में आएगा तो शायद हो सकता है कि इंडिया की जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, तुम्हारा पूरा चैप्टर है, वो शायद थोड़ी सी कम हो जाएगी। पर हमने सोचा था उसमें उतना कोई डिफरेंस देखने मिला नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी कभी कभी क्या होता है कि कौन आ सकता है कि जिसका क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी ओनली, जिसका क्वालिटी अच्छा है। अब एक्सपोर्ट क्वालिटी क्यों बोला जाता है कि फॉरेन मार्केट्स के अंदर बहुत सारी अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है। इसमें अगर तुम डिग्रेडेड गुड्स या ऐसी कोई भी चीज़ कि जो इजीली सेलेबल नहीं है, ऐसी चीज़ को लाओगे तो क्या होगा, वो बिकने वाली नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तुमको 100% प्योर कॉटन जो है, 100% खादी है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी भी देनी पड़े, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सभी लोग ऐसा करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो हमने सोचा था कि शायद हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाए, पॉवर्टी का क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाए, वो तो होने से रहा, तो वो शायद कुछ हद तक हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पाया। सेकंड क्या बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट which they should have acquired. Okay, large scale industries have acquired more benefit while small scale industries have obtained less benefit. ये क्या कहा गया है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर जो भी बेनिफिट पहले होना चाहिए था, शायद डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उतना बेनिफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास लेबर तो है पर हमारा जो लेबर है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको वर्क एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को तो शायद कुछ हद तक बेनिफिट इसलिए मिला है क्योंकि उनकी क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मेंटेन हुई है। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उनके पास तो इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उतना मीडिया ही नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए। ओके, सो देयर इज़ एन डिफरेंस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, अगेन वो सेक्टर्स वाइज क्रिएट होगी। So that will be again a flop idea. Developing countries have not acquired proper benefit of increase in export which they should be have acquired. Okay, हाँ वो भी पता है। Large scale industries have acquired, वो भी दोनों चीज़ें मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो चीज़ नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ने जो है उसने ज़्यादा बेनिफिट लिया है पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने ले लिया, वो दोनों पॉइंट हमारे कॉमन थे। सो नाउ अगेन लेट्स गेट अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? So at the level of globalization, any country which are exporting, selling or manufacturing their own products in another country or bringing up their products at a national at international level will form a part of globalization. Again as well, globalization have certain benefits. Foreign direct investment
विल गेट इंक्रीज। फॉरेन का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा इंडियन कंपनीज के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, वो बढ़ जाएगा। उसके मतलब है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी भी आएगी। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट फिनिश गुड्स जो थे, बाहर के फिनिश गुड्स जो थे वो हम अवेल कर सकते हैं। हमारे फिनिश गुड्स जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में ला सकते हैं। ग्लोबल मार्केट का एंट्रेंस बढ़ जाएगा और इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर वो आना चाहे तो वो ग्लोबल मार्केट में आ सकते हैं और शायद कुछ हद तक प्रॉफिट भी कर सकते हैं। वाह, लाइटिंग अच्छी हो रही है अब तो। पूरे लेक्चर तक मैंने क्या किया, सॉरी, नेक्स्ट टाइम दिस विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, उसके बाद जो एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे, तो एडवांटेजेस के अंदर हमने 3 चीज़ें की। वी हैवंट रिटर्न इट, राइट, लेट्स राइट इट डाउन। इफेक्ट लिख दिया हमने। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे? तो एडवांटेजेस पहले करते हैं, सॉरी, एडवांटेजेस हमने लिख दिए हैं। एडवांटेजेस ये 3 थे और हमने डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे हैं। तो लेट्स राइट इट डाउन इन अ शॉर्ट फॉर्म अगेन कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। सो फर्स्टली डिसएडवांटेज विच इज बीइंग सेड हियर इज एक्सपेक्टेड सक्सेस। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का जो सक्सेस रेशियो है is less. Success ratio expected due to globalization of unemployment and poverty in India has not been achieved fully. वो काफ़ी कम हुआ है। उसके बाद सेकंड क्या डिसएडवांटेज है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने जो भी बेनिफिट्स एक्वायर किए हैं और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया है, सी यही चीज़ हुआ था व्हेन आई एक्सप्लेन। मैं थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी, लेट मी एक्सप्लेन इट द सेकेंड पॉइंट अगैन। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने सोचा था कि हमको एक्सपोर्ट से जितना बेनिफिट होना चाहिए, हम अगर फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करेंगे तो शायद हमको 100 प्रॉफिट हो रहा था, अब 200 होगा, वो उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पाए हैं। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ loss of expected profit due to exports has not been achieved. ठीक है, तो सक्सेस has been not achieved, तो that will be loss हुआ है। और थर्ड पॉइंट जो बताया गया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हुआ है, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज को बेनिफिट नहीं हुआ है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हुआ है लेस और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मोर। सो दैट इज ऑल्सो क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कम है। सो ओके, दिस वाज योर सिंपली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स कि partly restrictions will be there, partly restrictions will be not there. Some kind of code of conduct and policies will be there under the management's control. ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस देखे। देन देयर वाज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में सिमिलरली ओनरशिप और मैनेजमेंट की ओनरशिप और पोजीशन एज वेल एज यूनिट की ओनरशिप और पोजीशन, दोनों ही चीज़ें जो है वो हम किसको दे देते हैं, ओनर को दे देते हैं। उनको जैसे भी अपनी कंपनी को वर्क करवाना है वो करवा सकते हैं। उसके भी हमने कुछ एडवांटेजेस देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस देखे। और अकॉर्डिंगली ग्लोबलाइजेशन, सिंपली व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? दैट economy prevailing under one particular country will now get diversified among different countries and global trade will increase, will be known as globalization. उसके भी कुछ एडवांटेजेस हमने देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस हमने देखे। उसके बाद आएगा फॉर्मेशन ऑफ
World Trade Organization, which was established on 1st January 1995. We will see these things in our next session. और yes, till then as what I have said कि तुमको होमवर्क भी देना था, तो तुम आई होप कि तुम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो तो तुम लिख ही रहे हो. प्लस लेट मी, मैं आपको तुमको बोर्ड का थोड़ा प्रीव्यू दिखा देती हूँ. तुम है ना ऐसे शॉर्ट में कुछ भी बना लो. पता है जो भी चीज़ें हैं, डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, ये उल्टा पड़ेगा इसके अंदर, बट इफ़ यू कैन सी, तुम है ना ऐसे एडवांटेजेस लिख लो, डिसएडवांटेजेस लिख लो. ये उल्टा ही पड़ रहा है बोर्ड में. यू कैन नॉट सी दिस कम्प्लीटली, ठीक है. और आई एम नॉट गोना राइट, बट ठीक है. तुम इन शॉर्ट की, चलो नहीं दिख रहा कोई बात नहीं. इन शॉर्ट की मैंने तुमको जैसे नरेट किया, जो चीज़ें नरेट की है, तुम खुद की वैसे नोट्स बनाओ तो तुमको शायद बेनिफिट रहेगा. जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया कि एडवांटेजेस लिखे हैं, तो शॉर्ट में सबसे पहले एडवांटेजेस जो लिखे हैं वो लिखे हैं लिबरलाइजेशन के. इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व मैनेजमेंट. तो जो बड़े बड़े पॉइंट्स है उसके शॉर्ट बना दो. उसी के और इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. उसी के डिसएडवांटेजेस में क्या है, तो क्या लिखा हुआ है कि पुअर एग्रीकल्चरल फैसिलिटी, मार्केट मोनोपोली, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फॉरेन डेट विल इंक्रीज. ये शॉर्ट में बना के तुम लिख लो. उसके बाद हमने प्राइस, डिमांड और सप्लाई वाला किया था, उसका लिख लो. फिर लास्ट पॉइंट जो हमने ग्लोबलाइजेशन किया, उसके एडवांटेजेस क्या थे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिनिश गुड बढ़ेंगे, इंडिया का पोटेंशियल ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा. तो ये एडवांटेजेस है. वैसे ही डिसएडवांटेजेस क्या लिखे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का सक्सेस रेशियो कम हुआ है, मतलब कि और जितना चाहिए था उतना अचीव नहीं हो पाया है. लॉस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट, जितना प्रॉफिट हमने एक्सपोर्ट के में से सोचा था उतना प्रॉफिट हो नहीं पाया है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट कम हुआ है. तो ऐसे तुम शॉर्ट में बना के प्लीज़ ये सबसे बड़ा होमवर्क कर लेना. तुम अपनी बुक्स कंप्लीट करो, या वो तो तुम डाइजेस्ट से ही करने वाले हो, पर ड्यू टू यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, और इस बार मेक श्योर 9th स्टैंडर्ड वॉज डिफरेंट, 10th में कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए. और तुम्हारी बैच तो वैसे ही बहुत मस्त है, ठीक है. तो हर एक बच्चा आई एक्सपेक्ट कि किसी का कुछ मिस नहीं होना चाहिए. हम पढ़ते भी वैसे ही वैसे, हमारी स्पीड भी अच्छी है, ठीक है. तो हमको तो रिवीजन का चांस भी होपफुली मिल जाए, देखते हैं. और तुम अभी घर पे ही हो तो तुमको एम्पल ऑफ द टाइम है, तुम खुद की नोट्स बनाओ. 10th में तो प्लीज़ खुद की नोट्स बनाओ, जिससे तुमको मज़ा आएगा पढ़ने में भी. और जो भी चीज़ है उसको ब्रीफ कर दो. ओके, लेट्स हम बाकी की चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कंप्लीट वॉट एवर अब तक का जितना चैप्टर हुआ है. ये 4th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है. सो वी आर ऑलरेडी है 21 चैप्टर्स ही है. होप एंड ऑल द बेस्ट.